गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास इनकम मेथड से। ऑलरेडी शुरू करके रखा है हमने इनकम मेथड। उसकी कुछ हेडिंग्स में आपको पढ़ा चुका था। बड़ा बुरा हुआ उस दिन मेरे साथ, मैंने पूरी 50 51 से 52 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में पता पड़ा म्यूट हो रखी थी। ठीक है ना, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। खैर मतलब ये तो है कि जो चीज बच्चों के सामने समझाई जाती है, जैसे मैंने आपको 52 मिनट में जो समझाई, आप रिकॉर्डिंग देखोगे, आई थिंक वो अपलोड भी हो रखी है। ठीक है ना, तो वो ना 25 मिनट में निपटा दिया मैंने। दरअसल क्या है ना, अभी क्या है ना, खाली सामने बच्चे नहीं होते तो ऐसा नाटकबाजी करनी पड़ती है ना, हेलो बच्चों ये वो तो ऐसा होता नहीं है। नमस्ते जी। चलो सुनो, इनकम मेथड बच्चों। इनकम मेथड के थ्रू भी अपन लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और ज्यादा कुछ झंझट यहाँ पे है नहीं है। ठीक है ना, वो सीधा सीधी सच्ची आपको हेडिंग देगा, अपने को वो प्लस करके 5 हेडिंग प्लस करके डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और उसमें एनएफआईए प्लस करके क्या करना होता है, नेशनल इनकम निकालनी होती है। तो नमन भैया फिर देरी किस बात की है, इतना सारा हमने ये पूरा भूमिका बनाई क्यों है बेटा? इसके अंदर छोटे छोटे माइनर से पॉइंट है। कभी कभी वो एग्जाम में थोड़ा एग्जामिनर इस मेथड के क्वेश्चन को थोड़ा अगर हार्ड बनाना चाहे तो कोई बात नहीं, हमारी तरफ से बना ले, हम तो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ के चलेंगे। सारे बच्चे बताओ मुझे, इस मेथड की 5 हेडिंग कौन कौन सी होती है? ऊपर ऊपर से बताओ, नाम नाम बताना है जस्ट। पहला, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? नॉर्मली जॉब करके कमाया जा सकता है। जो बंदा जॉब करके पैसा कमाता है उसको जो मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या बोलते हैं? प्यार से हम इसे बोलते कोई। क्या बोलते हैं? नहीं आगे मत बोलो, मिल गया मत बोलो। ठीक है ना, बस कोई। COE, नाम तो सुना ही होगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसकी भी 3 हेडिंग होती है, इसके 3 बच्चे होते हैं। भाई कॉम्पनसेशन या तो कैसे मिल सकता है, कैश में मिलेगा या तो काइंड में मिलेगा। तीसरे वाला भी बता रहा हूं मैंने आई थिंक इतना ही पढ़ाया था ना आपको लास्ट टाइम, कि कॉम्पनसेशन कैश में भी मिल सकता है तो उसको अपन लोग बोलेंगे वेजीज एंड सैलरीज इन कैश। और दूसरा होता है अदर देन कैश मिलेगा तो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे सारी पेमेंट लेते हैं अपन लोग, चाहे वो डायरेक्टली कोई पेमेंट हो, चाहे वो इनफैक्ट कोई बेनिफिट हो। कोई पेमेंट होगी तो वो किस में आ जाता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आ जाता है। और कोई बेनिफिट यानी कि कोई पर्क मिल रहा है तो वो किस में आ जाता है, काइंड में आ जाता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, किसके केस में? जब आपको कैश में जो भी मिलता है उसमें से एक चीज आपको क्या करके चलनी है, हटा करके एक्सक्लूड करके चलनी है। कौन सी? रिम्बर्समेंट। क्या चीज? जो खर्चे, वर्मा जी, जो खर्चे हमारे एम्प्लॉयज ने हमारे बिहाफ पे किए हैं, जो खर्चे हमारे एम्प्लॉयज ने अपनी जेब से खर्चे हैं लेकिन किए हमारे बिहाफ पे है, हम उनको वो खर्चे उनके वापस कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने हमारी हेल्प ही कर दी। वही बहुत बड़ी बात है, टाइम पे उन्होंने पैसा दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा तो नहीं हम उनका पैसा मार के बैठ जाएंगे, से नो। तो उनका पैसा लौटा रहे हैं हम, तो क्या हम जब उनका पैसा वो लौटा रहे होंगे तो क्या ये बोल के देंगे जाओ बेटा खुश रहना, ये तुम्हारी सैलरी है? तो वो बोलेगा ए अंकल ये हमारा ही पैसा, हमें ही बोल के दे रहे हो और ऐसे भी बोल रहे हो ऊपर से कि जा सैलरी दे के खुश रहना। ठीक है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसको अपन लोगों को लेना नहीं है, इधर उसे एक्सक्लूड करके चलना है। तो वेजेस एंड सैलरीज में बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिम्बर्समेंट। क्या बोलते हैं? देखो ये क्या होता है कि रिम्बर्समेंट बहुत ज्यादा चलता है। आप कभी किसी कॉर्पोरेट, जैसे अपन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो सीए ऑफिस में क्या होता है कि हमें ना क्या दूर दूर ऑडिट पे जाना होता है। ठीक है ना, अलग अलग जो इंडस्ट्री होती है, जो असाइनमेंट होते हैं हमारे पास, वो अलग अलग शहरों में जाना होता है। जैसे मैंने इधर हिमाचल में भी कई सारे ऑडिट किए हैं, थोड़ा गोवा के पास भी ऑडिट किए हैं, राजस्थान के अंदर ऑडिट किए हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि हम लोग जो ऑडिट टीम होती है, तो 3 4 बंदों की टीम होती है, तो वो जाते हैं। जैसे उधर जाने का है ना, आप कैसे भी जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो है ना, आप फ्लाइट से जा रहे हो, या बाकी आप उधर का लोकल का खर्चा भी है, जितना भी खाने पीने का खर्चा है, रहने का खर्चा है, आप आपकी जेब से खर्चो। जो भी टीम है वो अपनी जेब से खर्चती है। ठीक है ना, आप होटल वगैरह में रुके हो तो वो सारा खर्चा जितना भी है आप उनकी सबकी स्लिप ले लो और वो अपनी जेब से खर्चो वो पैसा। ठीक है ना, बाद में ओवरऑल बिल बना करके वो क्लाइंट को दे दो। किसको दे दो? क्लाइंट को दे दो, पूरे इसकी डिटेल्स बना करके कि हमारा लेट सपोज एक हफ्ते का ऑडिट था और एक हफ्ते में 4 लोगों की लेट सपोज 40,000 क्या हो गए, खर्च हो गए, है ना। तो 40,000 का हमने सारी स्लिप्स वगैरह, उसकी जो वाउचर्स वगैरह वो लगा करके हमने वहां के अकाउंटेंट को दे दिए। अब वो उसे अप्रूव करके वगैरह वगैरह
वो पैसा हमें वापस कर देगा, मतलब हमें दे देगा वो पैसा, हमने पहले अपनी जेब से खर्चा, इसे बोलते हैं रिम्बर्समेंट। क्या बोलते हैं? रिम्बर्समेंट। बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने जैसे क्लाइंट के लिए बोला, एक सेकंड अभी बता रहा हूँ आपके लिए भी। तो ये तो जैसे मैंने क्लाइंट से बोला, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमें पैसा जो हमने अपनी जेब से खर्चा है वो क्लाइंट से नहीं मिलता। किससे नहीं मिलता? जिस ऑफिस से हम गए हैं, जो हमारी सीए फर्म है, हमें वहीं से मिलेगा वो पैसा। समझ में आ रही है बात? तो अब ऐसा मान लिया, लेट सपोज हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो पार्टनर है, वो पार्टनर अगर हमारे को क्या बोल के देंगे, ऐसे बोले तुमने अपनी जेब से खर्चा किया, ले बेटा ये तेरी सैलरी है, तो अपन लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हमने ही पैसा खर्चा है और हमें बोल रहे कि सैलरी दे के, क्या इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी हमारी को? अरे सैलरी भी मिलेगी भाई, ये तो खर्चा वो है जो हमने अपनी जेब से खर्चा है, लेकिन किसके लिए खर्चा है? अपने लिए नहीं खर्चा है, तुम्हारे लिए खर्चा है। तुम हमें वो हमारा पैसा दोगे तो सैलरी किस बात की हो? वो सैलरी के अंदर काउंट नहीं होगी, ये वो लिखा है यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब, कुछ पूछ रहे हो आप? लिमिट देखो क्या होती है बेसिकली। लिमिट इस तरह की सेट होती है, कई बार ऐसा नहीं है कि मान लिया पूरा ऑडिट ही कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का है, और तुमने जाके 50-60 हजार रुपए खर्च कर दिए, तुम पूरे लेविश वाले होटल में रहे, पूरे तुमने इधर घूमने चले गए तुम, ठीक है ना, कोई ट्रिप पे चले, लेट सपोज कहीं ऐसी जगह गोवा जा रहे हो, गोवा तुम बीच पे चले गए, तुमने सारे अपने वहां पे पर्सनल खर्चे किए, उसके भी तुमने वाउचर लगा दिए ठीक है ना, तो वो नहीं जमता। एक बार ही ऐसा हुआ था, मतलब मैं उस टाइम पे, मेरा सबसे फर्स्ट ऑडिट था, मैंने इधर सोनीपत मुरथल पड़ता है, मुरथल, तो उधर आप मुरथल से थोड़ा आगे जाओगे तो कुंडली पड़ता है, कुंडली, वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो वहाँ पे जीएसके की फैक्ट्री है और भी बाकी फैक्ट्री है। तो मेरे को याद आ रहा है वहाँ पे एक एक फैक्ट्री थी, मेगा डोर्स करके, ठीक है ना, मेगा मेगा डोर्स। तो वहाँ पे उनकी जो ऐसे पल्ले होते हैं ना, ये पल्ले, ये पल्ले बनते हैं इसके, ठीक है। तो हाँ, वो मेरा पहला ऑडिट था। अब मैं बिल्कुल अनजान, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं, मेरा तो पहला ऑडिट है, वो मेरे साथ में और सीनियर्स वगैरह गए हुए थे। अब वो जो सीनियर था जो मेरे साथ गया हुआ था, तो वो उस फर्म में नया आया था तो वो सीनियर, लेकिन उस फर्म में नया आया था। अब वो जिस फर्म में था, वहां पे भैया वो जब ऑडिट पे जाते थे वो मस्त मोला खर्चा करते पूरा दबा के, ठीक है ना भाई, मतलब जहाँ पे भी जाने का ऐसे पूरा बिंदास खर्चा करने का, उसने वहां पे भी वैसा किया। अब वो जो हमारी जो सीए फर्म थी, वहां पे थोड़े जो हमारे पार्टनर थे, बेसिकली वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, और जो हमारा ऑडिट था उस क्लाइंट से जो ऑडिट करना था, उससे इतना पैसा आना भी नहीं था उस क्लाइंट से, और हमने बिल बना के दे दिया। वो मैं तो नया था, मुझे क्या पता कुछ भी, ठीक है ना। अब वो उसने सीनियर ने बिल बना के दे दिया अराउंड 45,000 का बिल। मतलब भाई हमने पूरा खर्चा किया भाई, खाना वाना पूरा दब के, मतलब अलग ही टाइप से नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब दब के इन सुनो ना, बेसिकली क्या था कि इधर मुरथल के पराठे वो बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है, वो अमरीक सुखदेव के। अपन लोग मतलब सुनो, तुम्हें लगते होंगे बेकार, लेकिन कुछ सुनो रहता है, अलग अलग ही है, ठीक है। तो अपन लोग उधर रुके हुए थे, सोनीपत में थे। तो हम ना अगर डिनर करने के लिए भी आना होता था, या उधर फैक्ट्री से भी आना था, तो अंदर नहीं करते थे, उधर ही आते थे, बाहर ही आते थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, तो बहुत तगड़ा बिल बैठ गया। ऑडिट भी, अब वो ऑडिट भी बाई चांस की बात है कि ऑडिट भी वो 3 दिन का ही था, 3 दिन का ऑडिट था, 3 दिन के ऑडिट में अराउंड 40 to 45,000 का बिल बना दिया। अब वो जब वो बिल गया हमारे पार्टनर के पास, तो उधर वो भी किसी ऑडिट पे थे, किसी दूसरे क्लाइंट की ऑडिट पे, तो उन्हें 45,000 का बिल आया। उनके साथ एक हमारा ही सीनियर था, कोई हमारी फर्म का दूसरा बंदा था, उनके साथ गया। वो कह रहे सर, वो जो वो वाली टीम गई है ना, हमारे साथ जो बंदा था उसका नाम चलो रिवील नहीं करता हूँ, छोड़ दे। तो वो कहने लगा कि वो वाली ऑडिट टीम जा रही है, उनका 45,000 का बिल आ रहा है, सारे एक्सपेंसेस का। भाई सर को गुस्सा आ गया उस टाइम पे, कह रहे कि जैसे तुमने पूछा ना, उसके जवाब दे रहा हूँ मैं कि भाई इतना 3 दिन के ऑडिट में इतना खर्चा कौन करता है। उनका उधर से फोन है, मेरे को तो कोई मतलब नहीं था, मैं तो बिल्कुल, मेरा तो जस्ट फर्स्ट ऑडिट था। उसको सर ने इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया, फिर बाद में जाके जब हम ऑफिस में आए, तो फिर पहले तो फोन पे तो उसको सुनाया, फिर जाके हम दोनों को सुनाया, मेरे को भी डांट पड़ी, उसको भी डांट पड़ी, ठीक है ना। तो मैं तो इनोसेंट था, मैंने तो बोल दिया सर मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरा तो पहला ऑडिट है मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन सुनने मिली थी। और उसके बाद मतलब ऐसे होता है कि कोई छोटा क्लाइंट होता है, तो छोटे क्लाइंट में लिमिट रहती है। अब जैसे वो सर को गुस्सा क्यों आया इतना, कि एक तो छोटा क्लाइंट था, उस क्लाइंट से उतने पैसे नहीं आने थे, और तुमने खर्चा किया वही लाइफ स्टाइल वाला खर्चा किया जाके। अभी बड़ा क्लाइंट होता है कोई, जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, जो पब्लिक कंपनीज होती है, उनके क्लाइंट होते हैं, तो उनसे अच्छा खासा पैसा मिलता है ऑडिट का, उनसे 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए तक भी ऑडिट के मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें अगर तुम 1-2 लाख का खर्चा करते हो, ऐसे उसमें टीम भी ज्यादा होती है,
ज्यादा, एक हफ्ते से ज्यादा का भी ऑडिट रहता है तो उसमें लाख 2 लाख का खर्चा तो बनता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। बड़े ऑडिट पे तो छोटे ऑडिट में लिमिट रहती है। अब ऐसे मान लिया, तुम सोचो, तुम खुद ही देखो, मान लिया जैसे तुम्हारा बिजनेस है। अब तुम्हारे बिजनेस में तुमने अपने एम्प्लॉइज को बोल रखा है भाई अपनी जेब से खर्चा कर देना। अब उसने झूठ 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 मूठ के आके भी वाउचर लगा दिए। मान लिया आया था वो पैदल, उसने लगाया कि जी मैं तो ओला से आया हूँ ठीक है ना। तो भाई मैंने शब्द तो इधर उधर करने के लिए नहीं बोला, ठीक है। अब ऐसा मत करना, मैं कहता कुछ और हो, तुम सुनते कुछ और हो, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिमिट रहती है बिल्कुल। भाई आप भी हिसाब किताब तो मांगोगे ना आपके एम्प्लॉय से कि भाई कहाँ पे खर्चा किया हो, ठीक है ना। बिल्कुल। आगे बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज इन, ये मैंने आपको बता दिया, वापस से रिपीट करा दिया। वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इसमें भी एक पॉइंट है, आप समझ के चलो। इसमें भी एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? ऐसी फैसिलिटी जो आपने आपके एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कराई है और वो फैसिलिटी जरूरी है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जिसमें एम्प्लॉय की कोई मर्जी भी नहीं है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। जैसे कि एक आयरन फर्नेस पे जो एम्प्लॉइज है उनकी कोई मर्जी, मतलब अपनी नहीं चलेगी उनकी कि उन्हें वो चाहे तो वो जो सेफ्टी सूट है वो पहने या नहीं पहने। सेफ्टी सूट उन लोगों को पहनना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया वो सेफ्टी सूट कितने का, 20,000 रुपए का, हमने उसकी सैलरी में जोड़ दिया वो, कि मान लिया वो हमारे यहाँ पे उसका पैकेज है 5 लाख रुपए का। कितने का है? 5 लाख का पैकेज है। हमने बोला चल देख 20,000 का तेरे को सेफ्टी सूट दिया, 480 तेरे को ये लेके जा तू, ठीक है ना। वो बोलेगा साहब मेरे का घर में जा रहा है सेफ्टी सूट ठीक है ना, वो तो जरूरी था। अब तुम सोचो, मान लिया एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन की सैलरी कितनी, 20,000 रुपए महीना। कितना? 20,000 रुपए महीना। अब उसको तुमने एक एक्टिवा एक बाइक दी है, उसको यूनिफॉर्म दी है, सारी सैलरी तो तुमने उसको ये कह के काट ली कि तेरे को हमने क्या दिया है। और नहीं नहीं, हाँ उल्टा तू दे दे बेस एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सैलरी नहीं कटी है, उसका कटा है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, जब जिसका सुनो, जिसका ऐसे कटता रहेगा क्या वो रुकेगा क्या उधर? नहीं रुकेगा। तो वर्मा जी आप ही बता दो तो क्या करना चाहिए? अगर नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी फैसिलिटी जो जरूरी है ना काम करने के लिए, वो उसकी सैलरी में जोड़ना चाहिए, उससे अलग ही रखना चाहिए। वो हमारा भाई खर्चा है, हम पेट्रोल डलाए उसमें एक्टिवा में, उसे एक्टिवा दिया, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो इधर पोस्ट डिपार्टमेंट वालों का खर्चा है, वो उसकी सैलरी में मत जोड़ो। नहीं नहीं हमने तो तेरे को फैसिलिटी दी है, अबे अपने काम के लिए दी तुमने। पुलिस वालों को उनकी यूनिफॉर्म का तुम अगर क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो या उनको यूनिफॉर्म दे रहे हो, तो मत जोड़ो उनकी सैलरी में, जुड़ेगा भी नहीं। अब जैसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पे ज्यादा पैसा लगेगा, क्यों लगेगा? बिकॉज उनको साल में ज्यादा यूनिफॉर्म चाहिए। उधर वो तो उधर रहते हैं ना, बिल्कुल रोड पे रहते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं, तो उनको ज्यादा यूनिफॉर्म लगेगी। अब मान लिया तुमने सारी सैलरी उसकी पूरी कह करके यूनिफॉर्म में बराबर कर दी पूरे साल की, तो बताओ क्या मोटिवेशन रहेगा उसका काम करने के लिए ही, ठीक है ना। इधर देखो, ओ जियान इधर देख ले सारे कैरेक्टर यही है क्या? इधर ये पढ़ लो, जल्दी पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं फिर आपको। हाउएवर वाला पढ़ लो। पढ़ लिया, समझ में आ गया? चलो भाई बच्चों, थर्ड हेडिंग आज की नई हेडिंग है, और ये थर्ड हेडिंग किसका ही बच्चा है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। सुनो ना, एक बार जस्ट लास्ट मैं आपके माइंड में फ्लो डालना चाहता हूं। इनकम मेथड की 5 हेडिंग, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, आपका इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। किसी को नहीं छेड़ा हमने, छेड़छाड़ केवल किसके साथ की? कोई के साथ। किसके साथ? कोई के साथ हमने छेड़छाड़ की। उसकी कितनी हेडिंग है बोलो? 3 है। कितनी? 15 3 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है, चढ़ गई क्या? 3 हेडिंग है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, और तीसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इतना समझा क्या? ये तीसरे वाली अभी मैंने पढ़ाई नहीं आपको। जो शुरू की 2 हेडिंग है उनमें एक एक पॉइंट ऐसा याद रखने लायक है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में क्या याद रखने लायक वाला पॉइंट है?
बोलो ना, रिम्बर्समेंट, ठीक है ना। और काइंड वाले में क्या याद रखने वाला पॉइंट है, नेसेसरी फैसिलिटीज, समझा क्या आपको। अब देख लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सुनो बच्चों, आयुष कुमार आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है पर मंथ, कितनी मिलती है, सुनो ना, ध्यान से सुनो, थोड़ा टेक्निकल है। आप ना जो 1 लाख की सैलरी मिलती है आपको, लेकिन वो इन हैंड कम मिलती है। 1 लाख की सैलरी तो है आपकी, लेकिन इन हैंड कम मिलती है। मैं केवल अब, क्योंकि मैं इन हैंड का कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं रहा हूँ आपको, इन हैंड होता है जो आपको आपके बैंक अकाउंट में आती है। एक एक चीज समझो बस यहाँ पे, कि आपका ना पीएफ कटता है, क्या कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है। और लेट सपोज वो 12% कटता है, कितना परसेंट कटता है, तो 1 लाख का 12% कितना होता है, बोलो कितना होता है, 12,000। बात समझ में आ रही है। अच्छा, वो आपका पीएफ के खाते में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, पीएफ के खाते में। सुनो ध्यान से सुनो, लेकिन जब अपन लोग क्या ले रहे थे, कायदे से तो आपको क्या मिली है, कैश में जो सैलरी इन हैंड जो मिली है सैलरी, वो कितनी मिली है, 88,000 मिली, 88,000 से सुनो। लेकिन अपन लोगों ने उसे कैश में कितनी मान ली, 1 लाख मान ली, कितनी मान ली, 1 लाख मान ली। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से तो कितने इनिशिएट हुए पैसे, 1 लाख। अब उन्हें इससे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि 12,000 कहाँ पे गए, 88 कहाँ पे गए हैं, उनकी तरफ से तो कितने गए हैं, 1 लाख गए। समझा क्या आपको। अच्छा, इतनी बात तो सही है बेटा। होता ये है, पीएफ में होता ये है, क्राइटेरिया पीएफ का ये है कि जितना कंट्री एम्प्लॉय करेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन किसने करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर ने। किसने करना पड़ेगा। अब 1 लाख तो ये थे, 1 लाख का 12% कितना, वही अगेन 12,000। 12,000 और कॉन्ट्री करना पड़ेगा, किस, 1 लाख तो चले गए एम्प्लॉयर की जेब से, एम्प्लॉयर की जेब से 12,000 और जाएंगे, और वो कहां पे जाएंगे, पीएफ के खाते में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं तो एम्प्लॉयर की जेब से टोटल कितने गए, 1,12,000, ठीक है ना। हाँ बोलो। तो ये जो 12,000 है, ये क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। सुनो ना, ऊपर के 12,000 जो है वो क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसमें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से। मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम का एग्जांपल यहाँ पे पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्री किया है, ये भी किसका पार्ट होना चाहिए, सीओई का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज उनकी जेब से गया है। बात समझ में आ रही है। नमन भैया फिर एक बात बताओ यार, वो जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्री किया, किसने कॉन्ट्री किया, एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्री किया, तो फिर तो वो भी लेना चाहिए अपने को। जो पीएफ में एम्प्लॉय की सैलरी से जो कॉन्ट्री गया है वो भी लेना चाहिए। देखो अपन लोगों ने क्या लिया है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश लिया है, इन काइंड लिया है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। 1 लाख के ऊपर एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्री किया, तो 12,000 थर्ड वाली हेडिंग में ले रहे हैं। तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि फिर वो जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया वो भी तो लेना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग कि डबल काउंटिंग हो जाएगी। वो ऑलरेडी ले चुके हैं, हम कहाँ पे ले चुके बताना, जब वो 12% वो कटा था, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में ले चुके हैं। किस में ले चुके हैं, कैश में। तो 1 लाख माना ना हमने, हाँ बोलो। अब अगर वो पीएफ में कॉन्ट्री करता तो उन 1 लाख में से करता है, एम्प्लॉय खुद जो एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में कंफ्यूज मत होना। एम्प्लॉय को 1 लाख जो मिले उसमें से 12,000 उसने क्या किए, पीएफ के खाते में डाले, एम्प्लॉयर ने अलग से डाले 1 लाख से अलग। या तो फिर तो आपको क्या लेना चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में 88,000 लेना चाहिए, फिर एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन लोगे और एम्प्लॉयर का भी लोगे। लेकिन जब एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी हम किस में ले चुके हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में ले चुके हैं, तो काइंड में अलग से नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है। काइंड, सॉरी काइंड में बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में फिर भी नहीं लेंगे, बिकॉज वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो उसमें केवल किसका कंट्रीब्यूशन लेंगे, लास्ट वाली हेडिंग में एम्प्लॉयर का। समझ में आ रही है आपको बात, सारा पैसा आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर क्या लिखा है। इट इंक्लूड्स contributions made by the employer की एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्यों नहीं लिख रहा है, वापस से बोलो, एम्प्लॉय क्यों नहीं लिख रहा है, बिकॉज, सारे बच्चे बोलो, वो ऑलरेडी कैश में ले चुके हैं।
अगर उसको अलग से फिर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नेशनल इनकम इन्फ्लेट होकर के आएगी, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, इसमें वो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉयर ने किया है फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, किसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि जब ये कमाने लायक नहीं रहेगा तो पीएफ का पैसा ये निकाल लेगा, तो उधर क्या होगा, ये अपना जिंदगी का गुजारा कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सुनो ना, ये देखो, आज तो ये खुश लग रहा है, कुछ और खुश लग रहा है, इधर जाकर के फिर इसको ये देखो, इतना भारी भरकम पैसा किसका मिलेगा, पीएफ। गंदी बात, ठीक है ना। तुम देखो, हम बोलते कुछ हो रहा है, तुम उसे इधर उधर कर देते हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ये गलत बात है आपकी। नहीं नहीं, उसके पहले कुछ और भी कहा आपने, ऐसा कोई ना, मैं सुनता नहीं। आगे सुनो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉयर ने किस में कॉन्ट्री किया है, पीएफ में कॉन्ट्री किया है, या ग्रेचुटी में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, या कोई लेबर वेलफेयर फंड बनाया है। लेबर वेलफेयर फंड समझते हो आप? हाँ बताओ, लेबर के वेलफेयर के लिए कोई सेपरेटली क्या किया है, लेबर के वेलफेयर के लिए कोई सेपरेटली क्या किया है, फंड बनाया है। लेट सपोज, सुनो ना, जैसे कि हमारी फैक्ट्री वालों ने एक फंड बना के रखा है, लेबर वेलफेयर फंड, किस नाम से, कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए किसी लेबर के साथ, है ना, वर्क प्लेस पे, जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर कोई मशीनरी वगैरह है, कोई प्लांट वगैरह है, उसमें कोई इंजरी हो जाए, है ना, या मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉय को क्या हो जाए, हाँ ज्यादा चोट लग जाए, तो उस फंड में से पैसा निकाल करके हम उसकी वर्कमैन कॉम्पनसेशन, बिल्कुल वैसा हो सकता है, आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये लेबर वेलफेयर फंड कौन सा होता है, लेबर वेलफेयर फंड। अच्छा, रिटायरमेंट पेंशन अब तो वैसे खत्म ही हो गई, लेकिन हाँ, वैसे अभी जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, वो वापस से क्या कर रहे हैं, इस चीज के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों, सच कंट्रीब्यूशन, सुनो ना कन्हैया भाई, इधर देख लो प्लीज, आज ये कंप्लीट करना है मेरे को 5 हेडिंग, है ना, और टाइम लिमिटेड है बिकॉज 11th वाले आ जाएंगे उसके बाद। Such contributions aim to ensure the safety and security of life of the employees। चलो भाई मित्तल भाई साहब, आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है, आप कहते हो ना कि हम नालायक नहीं है, आज पता पड़ जाएगा। ये वाला क्या लिखा है, समझाओ। ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, हाँ, वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए करता है। वाह, देखो कितने होशियार बच्चे हैं, बीच बीच में ऐसे करते हैं, कह रहे कि पूछने के तो है ही नहीं है कि उससे पूछ रहे हैं, और पूछ लो तो नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा था, तो ताकि ये पता पड़ जाए नहीं मैं भी तो बताने वाला था। अच्छा वो गलत आ गया, चलो ये बता रहे पारस बाबू, आप बताओ। सुनो भाई, किसकी लाइफ के लिए, वेरी गुड। ये कंट्रीब्यूशन इसलिए की जाती है ताकि अब जो एम्प्लॉई है हमारा, वो एक सुपर एनुएशन के बाद उसकी लाइफ क्या रह सके, सेफ एंड सिक्योर रह सके, क्या रह सके भाई। आज उसके पास हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, लेकिन सुपर एनुएशन के बाद उसके पास ना ही तो हेल्थ होगी ना ही वेल्थ होगी, ठीक है ना। देखो हेल्थ में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जितनी भी उसके पास बची हुई हेल्थ है ना, उससे मेंटेन कर सकते हैं, किससे, वेल्थ से मेंटेन कर सकते हैं उसकी बची हुई हेल्थ को, से सुनो, तो वो बोल रहा है सुनो ना, लेकिन सुनो ना, अरे तुम ऐसे मत बोलो ना, मेरे को शर्म आ जाएगी, ठीक है ना। सुनो,
चलो मैं शर्माता नहीं हूँ, तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ। सुनो, तू बाद में मिलके जाना, ठीक है? सुनो भाई, ए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो ध्यान से सुनना। हमने ना अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करा के रखा है। क्या करा के रखा है? इंश्योरेंस करा के रखा है। लेट सपोज उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस करा के रखा है, और अब उनकी हेल्थ वगैरह बिगड़ गई या कुछ भी, लेट सपोज डेथ हो गई एम्प्लॉय की, और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, 50 लाख रुपए दिए डेथ के केस में। हमने 50 लाख रुपए का, 50 लाख के सम एश्योर्ड का हमने इंश्योरेंस करा के रखा था अपने एम्प्लॉयज का। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 50 लाख रुपए दिए, तो बताओ वो कहाँ पे आएंगे? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आएंगे। हाँ बोलो भाई साहब, इसी में आएंगे। हाँ जी, इसी के फंड में चले जाएंगे, इसमें, इसी में आ जाएंगे। हाँ जी, सब बोल रहे हैं, और पूरी की पूरी क्लास नालायक है, नालायक। ये कहीं पे भी नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनो, हमने अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। क्या पे किया है? प्रीमियम। वो जो हम प्रीमियम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रीमियम दे रहे हैं। वो तो हम ले लेंगे, वो तो हम काउंट कर लेंगे वो प्रीमियम, क्योंकि हमारे पास तो प्रीमियम भाई मालिक के पास से क्या जा रहा है? उसके इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है। से छोड़ो, हाँ बोलो ना। एक टाइप से हमने उसे इंश्योरेंस कवर दिया, तो ये फैसिलिटी दी हमने उसे। क्या दी? फैसिलिटी दी। बात समझ में आ रही है? ये फैसिलिटी दी तो डायरेक्टली पैसा दे दिया, तो वो तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज इन, या तो कैश में आ जाएगा, पैसा दिया है और हमने ही इंश्योरेंस कराया है उसका, तो काइंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अब ध्यान से सुनो, लेट सपोज जिस चीज के लिए इंश्योरेंस लिया था वो इवेंट हो गया, वो इवेंट हो गया। जब वो इवेंट हो गया तो उसे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया, 50 लाख रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंश्योरेंस कंपनी उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर है या थर्ड पार्टी है? और मैंने आपको थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन पढ़ाया या केवल और केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पढ़ाया? बेटा एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट उसके प्रीमियम में किया था, तो या तो वो कैश में आ जाएगा या तो वो काइंड में आ जाएगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी ने कॉम्पनसेशन दिया एम्प्लॉय को किसी भी उस इवेंट के लिए जिसके लिए हमने इंश्योरेंस लेके रखा था, वो इसमें नहीं आएगा, वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? वो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी एम्प्लॉयर नहीं है, वो तो एक थर्ड पार्टी है। भाई तुम एम्प्लॉयर, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय, तुमने मेरा इंश्योरेंस लेके रखा है, समझ में आ रही है? और तुम मेरे इंश्योरेंस का हर साल 10,000 रुपए पे करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, थर्ड पार्टी को। तो क्योंकि तुमने मेरे को फैसिलिटी दी, तो तुम तो इसे काउंट कर लोगे मेरी सैलरी में, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में, की फैसिलिटी देके रखी है तुमने। लेकिन अब वो जिस चीज के लिए तुमने इंश्योरेंस लिया था वो इवेंट हो गया, बाई चांस की बात है, वो इवेंट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है मेरे को, उसका 50 लाख रुपए। तुम कह रहे हो हम तो तेरी सैलरी में जोड़ेंगे पैसा। नहीं, तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला था ना कि इसमें ले लेंगे, वो इसमें नहीं लेंगे। बिकॉज एम्प्लॉयर, हम जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है वो जस्ट कौन से वाला कंट्रीब्यूशन था? जो उसने प्रीमियम पे किया है या उसने पीएफ का जो पैसा दिया है। यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन दिया है वो एम्प्लॉयर ने नहीं दिया है, वो थर्ड पार्टी ने दिया है, और थर्ड पार्टी हमारी एम्प्लॉयर नहीं है। तो ये वाला जो कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, ये हम इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं लेंगे। कुछ भी दे नहीं होगा, चाहे वो सीधे रूट से आए चाहे वो उसके थ्रू आए, एम्प्लॉयर के थ्रू आए, तो नहीं आएगा। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी का काम ही ये है कि अगर वो क्या हो जाए, कोई इवेंट जिस चीज के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है वो इवेंट हैपन हो जाए वो इवेंट अकर हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी। क्या देगी? क्लेम देगी। ठीक है ना? अब लेट सपोज तुम एक बार सोच के तो देखो, खुद इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया हमें या उसके थ्रू दिया, हमारे एम्प्लॉयर के थ्रू दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली पैसा किसने दिया है? इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। एक बार तुम सोच के देखो, मान लिया मैं एम्प्लॉय, छोड़ो तुम्हारे को ज्यादा समझ में जब आएगा जब तुम एम्प्लॉय बनोगे। मैं एम्प्लॉयर हूँ और तुम क्या हो? तुम कौन हो? एम्प्लॉय हो। कोई चीज थी, कोई इवेंट के लिए मैंने तुम्हारा इंश्योरेंस लिया था, ठीक है ना? अब वो जो इवेंट हो गया, इंश्योरेंस लिया मैंने 1 करोड़ रुपए का, अब वो तुम्हें 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे रही है,
बात समझ में आ रही है? अब मैं तुम्हें बोलने लगू, देख बेटा 1 करोड़ रुपए मिल गए तेरे को, तू 5 लाख रुपए के पैकेज पे है, यस और नो, अगले 20 साल तक फ्री में काम करियो, 1 करोड़ रुपए देख तेरे को आज ही मिल रहे हैं, तो बोलो तुम खुद ही हंस रहे हो कि नहीं हंस रहे हो? बोलो वो तुम्हारी सैलरी होगी? नहीं होगी ना। अब ध्यान से सुनो, चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी वो तुम्हें डायरेक्टली दे दे, चाहे मेरे थ्रू दे दे, मान ले मेरा नेक पुण्य का काम करवा कर मेरा हाथ लगवा करके दे दे, कहना भाई साहब दे दो, लो फोटो खिंचवा लो, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें बोल दूं, देख 1 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं ना तेरे को, तुम क्या बोलोगे? छुट्टे क्या बोलोगे? तुमने कोई ना दिए, तुमने कितना कॉन्ट्री किया था, तुमने कितना कॉन्ट्री किया था, वो 10,000 रुपए का प्रीमियम, वो जोड़ लो हमारी सैलरी में, वही तो तुम्हारी जेब से तो वही गया ना, ये तो थर्ड पार्टी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ध्यान रहे बच्चों, वैसे तो एग्जाम में इतने हार्ड एंड फास्ट पॉइंट वो देता नहीं है, लेकिन सही बता रहा हूँ, जिस दिन इनकम मेथड में ये जो तीनों पॉइंट मैंने बताया ना आपको, एक तो रिम्बर्समेंट वाला, एक नेसेसिटी फैसिलिटी वाला, और एक ये थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे तो बच्चा इसे इसमें जोड़ के आएगा, पक्की बात है, उसे सोचेगा अच्छा कॉम्पनसेशन मिला है किसको? इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये तो थर्ड वाली हेडिंग में आ जाएगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में। बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या है? इंश्योरेंस कंपनी हमारी एम्प्लॉयर नहीं है, हम किसके यहाँ पे काम करते हैं? कंपनी के यहाँ पे काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पे काम करते हैं? कंपनी हमारी एम्प्लॉयर है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तो थर्ड पार्टी है, समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है यहाँ पे, तो देखो क्या लिखा है, हाउएवर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ थर्ड पार्टी, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन थर्ड पार्टी ने किया है, लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी हमें कॉम्पनसेशन दिया है, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू एन एम्प्लॉय, किसको? एम्प्लॉय को, इज नॉट द पार्ट ऑफ सीओई, वो कोई का पार्ट नहीं है, एज द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ द इंजर्ड वर्कर, क्योंकि इंजर्ड वर्कर की जो वो है ना, सॉरी मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ इसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंजर्ड वर्कर की क्या नहीं है? एम्प्लॉयर नहीं है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय, सुनो ये भी सुनो ध्यान से, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर किसने किया है? एम्प्लॉय ने किया है, इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, वो भी इंक्लूड। नमन भैया देखो ये तो पागलपंती हो गई बिल्कुल, इससे तो काउंट करना चाहिए हमें जो एम्प्लॉय ने खुद ने कंट्रीब्यूट किया है, उसे क्यों मना कर रहे? अरे बेटा आ चुका है यार, वो ऑलरेडी आ चुका है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आ चुका है। भाई मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए, मेरी तरफ से तो मेरे खाते से तो 1 लाख रुपए इनिशिएट हो गए, वो बीच में जाकर के बैंकिंग चैनल में जाकर के 88,000 तुम्हारी तरफ मुड़ गए, 12,000 तुम्हारे पीएफ के एक सेफ खाते में चले गए, मेरे पास से तो कितने गए हैं? मैंने तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में कितने काउंट कर लिए। अब तुम अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन अगर वापस से जोड़ोगे तो भाई डबल काउंटिंग हो जाएगी फिर, क्योंकि वो 12,000 तुमने ऑलरेडी जोड़ लिया 1 लाख में, 12,000 का तुम किसका कंट्रीब्यूशन जोड़ोगे? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक बार हो जाएंगे, ओवरऑल तो इतने ही होने थे, मान ले तुमने गलती से 12,000 और जोड़ लिए तो कितने हो जाएंगे? 1,24 हो जाएंगे, 1,24 को इनिशिएट हुए सारे, सारे तो एक 12 इनिशिएट हुए ना उसके एम्प्लॉयर के पास से, है ना। 1 लाख हमने कैश में मान लिए, 12,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में मान लिए, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी नहीं आएगा। एज सच पेमेंट आर मेड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम सीओई ओनली, क्योंकि ये एम्प्लॉय अपनी ही सैलरी में से, सीओई में से, सीओई बोले तो वो उसकी भी पहली हेडिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे सीओई लिखा जरूर है, ठीक है ना, लेकिन वो कह रहा है कि वो एम्प्लॉय ये जो खर्चा करेगा, जो कॉन्ट्री करेगा, वो किस में से करेगा? इन कैश में से करेगा अपने आप। तो जब वो इन कैश में हमने ले लिया तो अगेन उसे वापस से नहीं लेंगे। से यस और नो? फाइनली सीओई कैसे निकलता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर 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 कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, आज तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, 3-3 बार 4-4 बार पागलों की तरह बोल रहा हूँ, आज तो बोला कि क्या नमन भैया दिमाग खराब कर रहे हो, 3-3 4-4 बार बोल के, वहां पे एग्जाम में आएगा ना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, तुम ठोक क्या होगे, कहने लगे तो थर्ड वाला है, ठीक है ना, नहीं करने का ऐसा। सुनो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने का, कितने पॉइंट ध्यान रखने का? रिम्बर्समेंट नहीं लेने का, नेसेसरी फैसिलिटी की वैल्यू नहीं लेने का, तीसरा थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं लेने, कंट्रीब्यूशन देख के मत बहक जाना, है ना, थर्ड पार्टी भी देख लेना। भाई एक बात तो बताओ, जब हमारी कंपनी है, जब हमारी कंपनी है तो हम दूसरे की ओर क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल। और हम जो ये कहते तुम तो ठरकी हो, फिर क्या होगा? नालायक, हम तो देखेंगे। सुनो भाई, जब तुम एक के नहीं हो पाए तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम दूसरों की भी हो जाओगे? जब एक कंपनी के नहीं हुए तुम तो दूसरी कंपनी के क्या हो जाओगे तुम? इधर देख लो,
तुम जैसे नालायकों के लिए तो कंपनी को ई सॉप बांटने पड़ते हैं फिर, ताकि तुम रुक के रहो। चलो सुनो भाई बच्चों, तो आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। एम्प्लॉय का इसलिए नहीं लेना है बिकॉज वो ऑलरेडी आ चुका है, और थर्ड पार्टी का इसलिए नहीं लेना है बिकॉज वो एम्प्लॉयर है ही नहीं। अच्छा एक सवाल पूछूं क्या आपसे? भैया तुम्हारा तो कुछ काम है ही नहीं है ना, सवाल ही सवाल पूछते रहते हो हमारे से। मना कर देंगे जब भी पूछेंगे, हाँ कर देंगे तो मोर लगी जाएगी। सुनो, अगर आपको डेटा में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दिया हो, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रखा हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा हो, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा हो, आप किसको लोगे? और ये जो तीन तीन दिए इन्हें क्यों नहीं लोगे? एक बात बताओ, जब बाप आ गया तो बच्चे की क्या जरूरत है? बस बाप तो बाप ही होता है। तुमने किसको ले लिया? हाँ जी, अब बच्चे आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप को तो हमने ले ही लिया। से सुनो, अरे बोलने का मतलब है कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जब तुमने लिया तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनता ही कैसे है उन तीनों को मिला करके? चाहे तो फिर बाप को इग्नोर करो, तीनों बच्चों को बुलाओ। वही है ना भाई, देखो बच्चे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो बजट हमारा उतना है, तीनों बच्चों को बुला लो। बाप ज्यादा खाएगा पूरी थाली भर के, तो या तो केवल उसको बुलाओ। अब ऐसा तो नहीं होगा बाप को भी बुलाओगे बच्चों को बुलाओगे तो हमारे बजट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। वो कह रहा है इतना जुगाड़ नहीं है हमारा। देखो मित्तल कह रहा है या तो हम बाप को झेल सकते हैं, तीन बच्चों को झेल सकते हैं, ठीक है ना वैसा। नहीं भैया देखो, मैं अब कुछ नहीं बोल रहा, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले चुप कर दिया, मैं अपनी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों सुनो ना, नेक्स्ट है रेंट एंड एक तो पैसा कमाया जा सकता है जॉब करके, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा दूसरा पैसा कमाने का तरीका क्या हो सकता है? रेंट से। अपनी जो प्रॉपर्टी उसे लेट आउट कर दो तो उसकी रेंटल इनकम आएगी। और रॉयल्टी मैंने क्या बताई थी त्यागी जी? हाँ रॉयल्टी, जैसे कोई म्यूजिक हो गया, कोई हमने बुक लिख दी, तो उस हाँ उसकी जो हमारे को रेगुलर पेमेंट आ रही है, रिकरिंग पेमेंट आ रही है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। इधर देखो भाई बच्चों, थोड़ी देर चुप हो जाओ। अब सीओई में ज्यादा कुछ था, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं है। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, रेंट नेशनल इनकम का वो पार्ट है विच अराइजेज, अच्छा भाई, फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर तुम्हारे पास मालिकाना हक है लैंड एंड बिल्डिंग का, तो उसको किराए पे दे करके जो आपको पैसा मिलता है उसे बोलते हैं रेंट, ठीक है ना? सुनो, बेटा इतना बोल इतना बोल रहा, सुन ले, बस इतना ही बोलता तो ठीक है, उसके आगे मत बोल। इधर देख लो, हद कर रहा है यार तो। रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट, कोई कहने की बात ही नहीं है, एक्चुअल रेंट तो समझ में आता है। सुनो, अब तुम्हें ज्यादा भी समझ में आएगा, मैंने आपको जब भी बताया था, जब मैं प्रिकॉशन पढ़ा रहा था, इन्होंने जब किसका रेंट कंसीडर करने के लिए बोल दिया, जो जिस घर में हम खुद रहते हैं, कह रहे उसका भी मान लो, ठीक है ना? तो बाकी आगे इम्प्यूटेड, तो इम्प्यूटेड इसने यहाँ पे देखो बोल ही दिया उसे, ठीक है ना? एक्चुअल को तो छोड़ेंगे ही नहीं, एक्चुअल जो दिया वो तो है ही है। भाई किसी ने दिया है, किसी ने नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो किसी ने दिया है तो किसी ने नहीं दिया। किसी ने दिया है तो किसी ने तो लिया होगा यार। है किसी का खर्चा है तो किसी की इनकम भी तो होगी ना। रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट भी आएगा, यानी कि रेंट ऑफ लेट आउट लैंड, ठीक है ना? जो हमने किराए पे जो प्रॉपर्टी दी है उसका जो हमारे को क्या आ रहा है, किराया आ रहा है, वो तो लेंगे ही एक्चुअल वाला। एज वेल एज क्या भी लेंगे, इम्प्यूटेड रेंट भी लेंगे, मतलब जो हमने माना है, केवल एस्टिमेट किया है, यानी कि रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही है बात? तो प्रीकॉशन मेथड में हमने भी ये चीज देखी थी। आगे, imputed rent of owner occupied houses is calculated
ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस। और ये पॉइंट बता रही है खुशी। हाँ कैसे कैसे? जो मार्केट में सिमिलर प्रॉपर्टी का। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, मान लिया दो बगल बगल में दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है, सुनो ना, हमें अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी है। वैसे तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं मार्केट में जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सर्टिफाई करते हैं कि भाई ये माल इतने का है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन कई बार हमारे इधर भारत में कैसा चलता है, खासकर हमारे एरिया में कैसा चलता है कि अगर हमें अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करानी तो अपन लोग रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास तो जाते नहीं है, बिकॉज वो तो पैसा लेगा, ठीक है ना, अब पैसा अपने को देना नहीं है। तो अपन लोग क्या करते हैं, जो हमारी अगल बगल में जो प्रॉपर्टी पड़ी है, हमारे जैसी जो प्रॉपर्टी है, उसके जाके पूछते हैं, हाँ जी सेठ जी क्या मांग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का, ना तो खरीदनी ना कुछ करना है, ऐसे जाके मस्करी करनी है, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखनी है। हाँ भाई 10 लाख की ली थी मैंने, देखते हूँ चलो आज कितनी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। हाँ जी सेठ जी क्या मांग रहे? भाई साहब 50 लाख रुपए की मांगे, ठीक है ना। कह रहे जी बिल्कुल निचोड़ करके बताओ, है ना। एक है रिश्तेदार वो पूछवा रहा है, उसे लेनी है, कहने लगे भाई साहब डिमांड तो 50 लाख की है, तुम्हारे बस तुम्हारे से घर जैसी बात है। वो कह रहे व्हाट डू यू मीन बाय घर जैसी बात? मजाक की बात है, आगे चलते हैं वरना तुम इस पे डिस्कशन कर लो। हाँ तुम्हारे जैसे घर जैसी बात है तुम्हारे से, तो देखो नक्की फाइनल में इधर ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, 1 लाख कम दे देना दो, है ना। नहीं 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 नहीं, 45 से कम में कुछ मतलब नहीं है, 45 की प्रॉपर्टी है ये, 45 तो बस है। कह रहे चलो ठीक है मैं बताऊंगा। क्या कह रहा रिश्तेदार, कुछ करना नहीं था, घर पे आके कह रहे ठीक है ना। अब मान लियो शाम को लड़का नाटकबाजी कर रहा है, सेठ जी का लड़का क्या कर रहा है, नाटकबाजी, जो अभी पूछ के आए हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं नालायक को कुछ काम भी कर, सेठ जी कह रहे हैं अपने बच्चे को, नालायक को कुछ काम भी कर ले करो, ये तुम्हारे बाप के जिम्मे सारे काम करना लिखा है। इधर 10 लाख का प्रॉपर्टी ली थी, प्लॉट लिया था 10 लाख रुपए का, मेरे ही कमाने का सारे जिम्मे, 45 लाख का हो गया, तुम भी कुछ करोगे बस मैं ही कमाते जाऊंगा, ठीक है ना। अपनी प्रॉपर्टी के रेट पता पड़ गए। तो अपनी प्रॉपर्टी के रेट कैसे पता पड़े? दूसरे, यानी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी है मार्केट में, ऐसी रेंटल के लिए हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। भाई जो प्रॉपर्टी हमारी है ना, उसकी जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी, एक जैसी तो मिलेगी नहीं मार्केट में, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज की प्रॉपर्टी मार्केट में क्या भाव के रेंट पे मिल रही है वो देख लेंगे, और उतनी क्या कर लेंगे, उसे कंसीडर कर लेंगे एस्टिमेट करके, से और नो, वो ऐसा बोल रहा है। अब बात कर रहे हैं रॉयल्टी की। रॉयल्टी रेफर टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट्स। सुनो, जो मैंने बताया था वो उसके दो एग्जांपल हो रहे हैं यहाँ पे, इसने बहुत लिमिटेड लिखा है, ये भी सुन लो। क्या किसी को कोई समझा सकता है मेरे को ये क्या है? रॉयल्टी एक ऐसी इनकम होती है जो रिसीव होती है फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सबसॉइल एसेट। हाँ वो तो चलो पेटेंट के, अपने पेटेंट का एग्जांपल दिया, हाँ, तो जिसको मिलेगी वो इनकम हो गई, वो तो आपने पेटेंट के लिए बता दिया, लेकिन ये क्या लिखा है, सबसॉइल एसेट्स। अब सुनो बच्चे, हाँ सुन, नेचुरल गैस के केस में वो फिट नहीं बैठेगा, सुनो। अच्छा, वो बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठेगा, उससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हाँ वो सब सोइल में नेचुरल गैस आ तो जाएगा वो, लेकिन वो उसके अलाइड में आएगा। मेन एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कोल माइन है, कोल माइन। अब कोल माइन में से गवर्नमेंट के टेंडर छुटते हैं, क्या छुटते हैं, टेंडर छुटते हैं कि भाई ये एरिया है और प्राइवेट बोली लगाओ भाई, आप तुम क्या कितनी रॉयल्टी दोगे इसकी, ठीक है ना। अब या ऐसे, या जितना बड़ा एरिया उसके हिसाब से लगा लो कि इतना इतना तुम उसमें से क्या करते रहो, डिगिंग करते रहोगे या एक्सट्रैक्शन करते रहोगे, तो आपको इतना इतना पैसा किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये जो जैसे ये हो गई आपकी कोल माइन हो गई, या आपकी गोल्ड की माइन हो गई, ठीक है ना, डायमंड माइन हो गई, तो इन सबको बोलते हैं सबसॉइल एसेट्स। क्या बोलते हैं? सबसॉइल एसेट्स, ठीक है ना। इनके लिए इनके लिए जो आप पेमेंट करते हो, आप पेमेंट करोगे तो किसी की क्या भी होगी, इनकम होगी, तो इनका रॉयल, ये जो पैसा मिला है सबसॉइल एसेट्स को, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो जिसको पैसा मिला है ना, जो अमाउंट मिली है उस अमाउंट को बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? जस्ट इसमें इतना बोला है ना,
हालांकि ये टैक्स यहाँ ही तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि भाई साहब ने पेटेंट का एग्जांपल दिया तो वो भी बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे। मैंने आपको म्यूजिक एल्बम का एग्जांपल दिया, वो भी लग जाएगा यहाँ पे। बुक्स का एग्जांपल दिया जो ऑथर को मिलता है। अभी ऑथर का क्या रहता है कि मैंने बुक लिखी, अब वो मैं कोई पब्लिकेशन, मैंने कोई बुक लिखी, मैं पब्लिकेशन के पास चला गया। जैसे इधर ये है ना, ये आपकी आता है जो मैथ्स की बहुत फेमस बुक कौन सी है, RS से भी दूसरी वाली, नेक्स्ट RD शर्मा। RD शर्मा जिसको देख करके बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना, RD शर्मा। और इधर इसकी कौन सी रहती है, फिजिक्स की कौन सी रहती है, नहीं एस चांदनी, वो दूसरी रहती है, केसी वर्मा। केसी वर्मा, एस चांद के तो वो रिफ्रेशर रिफ्रेशर वैसे। फिजिक्स की रहती है केसी वर्मा, ठीक है ना, बहुत बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा फेमस है केसी वर्मा। तो ऐसा नहीं, बायोलॉजी की नहीं पता मुझे। ठीक है सुनो, नहीं अब बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट कब इसलिए नहीं आया कि जब टीचर ने 10th क्लास में चैप्टर ही छुड़वा छुड़वा के पढ़ाए, तो बताओ क्या ही कीजिएगा, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब भैया मैम तो तुम्हारी नसीब में हो सकती है बायोलॉजी की, हमारे नसीब में तो सर थे, ठीक है ना। इधर सुनो, ओ नालायक इधर देख ले, मैं क्या बोल रहा था, तुम मेरे को भी तुमने भटका दिया ट्रैक से। कितना डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हो तुम। मैं क्या बोल रहा था, मैं लास्ट टाइम क्या बोल रहा था। हाँ, तो जैसे वो बहुत फेमस बुक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक लिखी तो वो एक पब्लिकेशन के पास गए, खुद पब्लिकेशन उनके पास आए। जैसे वो आपने एक बहुत फेमस सा पब्लिकेशन है धनपत राय पब्लिकेशन, आपने देखा होगा, नहीं सुना, RD शर्मा का भी आई थिंक वही है। और इधर जैसे इधर अपने यहाँ पे काफी चलती है बुक, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की संदीप गर्ग, माइक्रो और मैक्रो की संदीप गर्ग बहुत चलती है। हमारे एरिया में इधर नहीं चलती है, आप थोड़ा इधर जाओगे, देहरादून में जाओगे या ICSC बोर्ड में जाओगे तो काफी चलती है, ठीक है ना, ये संदीप गर्ग बड़ी चलती है। तो वो भी धनपत राय पब्लिकेशन की है। अब पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, जितनी भी कॉपी छापेंगे उसकी बुक की, जितनी भी कॉपी छापेंगे उसका एक परसेंटेज को किसके पास जाएगा, ऑथर के पास जाएगा। लेट सपोज 500 रुपए की बुक बेच रहे हो आप, 20% रॉयल्टी किसको जानी है, ऑथर को जानी है। तो यानी कि 500 पे 20%, 100 रुपए, हर एक बुक की सेलिंग पे 100 रुपए किसको जाएंगे, ऑथर को। बाकी में वो अपना खर्चा निकालेंगे पब्लिकेशन वाले और अपना प्रॉफिट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। ऑथर को क्यों जा रहा है पैसा, बिकॉज उसने बुक लिखी है, से और नो, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। तो ये वो चीज है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऐसे करके आएगी। यहाँ पे खासकर केवल किसके लिए लिखा है ना, सब सॉइल एसेट्स के लिए लिखा है, उसको भी रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मजे की बात है कि रॉयल्टी की अकाउंटिंग भी होती है। अभी जब आप ग्रेजुएशन में आओगे बच्चों, तो अकाउंटिंग उसमें अकाउंटेंसी में एक अपने आप में चैप्टर रहता है रॉयल्टी अकाउंटिंग, ठीक है ना। कभी पूछना, भैया से पूछना, वर्मा जी से, बड़े वर्मा जी से पूछना, ठीक है ना, रॉयल्टी अकाउंटिंग। जब भी उनके ग्रेजुएशन में थी तो मेरे से पढ़ने के लिए आए थे रॉयल्टी अकाउंटिंग, ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, इतनी समाज सेवा नहीं करते। सुनो आगे, फॉर एग्जाम्पल, अरे कैसी बात कर रहे हो बच्चों, जान मांगो अभी जान दे देंगे, लेकिन उसके पहले बस ये एक बुलेट पढ़ लो, फिर छुट्टी हो जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट, जो ओनर होते हैं किसके, मिनरल डिपॉजिट के, अक्सर मतलब इस केस में कौन ही होता है, गवर्नमेंट होती है। कौन होती है, गवर्नमेंट होती है। लाइक कोल, आयरन ओर होती है, ठीक है ना, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे माइनिंग के राइट देकर के कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट क्या कमा सकती है, रॉयल्टी की इनकम कमा सकती है। तो ये इसमें हम काउंट करके चलेंगे। सीओई हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट, क्या है, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये कौन से वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो तुम ले नहीं रहे हो अभी, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट कौन से वाला, ब्याज वाला इंटरेस्ट है। अब सुनो, इंटरेस्ट रेफर टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। इंटरेस्ट वो अमाउंट होती है जो मिलती है हमें, किसके बदले मिलती है, जो फंड्स हमने क्या किए, लैंड किए, यानी कि हमने क्या किए, जो उधार देके रखा है उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है वो मिलता है हमें ब्याज, उसी बोलते हैं इंटरेस्ट। इट इंक्लूड्स, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें एक्चुअल इंटरेस्ट भी लेंगे हम, क्या भी लेंगे,
एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी लेंगे। क्या भी लेंगे? इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैसा आएगा? नहीं, हंसने की बात नहीं है इसमें कुछ। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कौन सा आएगा? लेट सपोज मैंने बिजनेस किया और वो बिजनेस करने के लिए मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, किसी से भी लोन नहीं लिया, अपना ही पैसा लगाया, खुद की कैपिटल लगाई, तो भले ही मैंने खुद को क्या ना दिया हो, इंटरेस्ट ना दिया हो, लेकिन उस पे भी इंटरेस्ट मानेंगे। आप क्यों मानेंगे? बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? सारे बच्चों को याद दिला देता हूँ, माइक्रो में आप पढ़ते थे, मेरे वो हमेशा से मेरा वो सेम डायलॉग रहता है कि काश मैंने ये पैसा अपने लिए यूज ना किया होता, काश वैभव, काश ये पैसा किसी और को दे दिया होता। क्यों वर्मा जी? काश ये पैसा किसी और को दे दिया होता तो उससे क्या मिलता? ब्याज मिलता। तो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी कंसिडर करने का। क्यों वर्मा जी? अपन लोग सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ जी, इट इंक्लूड्स, क्यों वैभव भाई ऐसी है ना बात, इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज द इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। एक्चुअल तो लेने का, साथ में कौन भी लेने का? इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी लेने का। फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? जो किसने दिया है पैसा? एंटरप्रेन्योर ने दिया है। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चों, इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। यहाँ पे लिखना सावधान, इंडिया फाइट्स बैक। ये देखो, ये बता रहा है, वो कह रहा है कि भैया जब मैं क्राइम पेट्रोल देखता हूँ तो एक बार को डर लगता है, एक बार को बढ़िया इंटरेस्ट आता है। कह रहा जब काम वाली बाई आती है उसमें कह रहे हमारे घर पे तो नहीं, हमारे घर पे तो नहीं आती काम वाली बाई ऐसी जैसी वो उसमें दिखाते क्राइम पेट्रोल। जब तो लगता है कि हाँ कुछ मैं देख रहा हूँ और जब वो आता है, जब वो ऐसे कोई मतलब ऐसे वो डरा रहा होता है बोल के कि सावधान रहे, सतर्क रहे, तब अंदर से डर भी लगता है। तो भैया सावधान रहे, सतर्क रहे। इधर देखो आप, सुनो, ये पेपर में कैसे देगा आपको या क्वेश्चन में कैसे देगा? देखो ध्यान से सुनना, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है किसके लिए? प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, केवल वही आएगा। मान लिया तुमने ब्याज पे पैसा लिया और ब्याज दिया, लेकिन जो तुम यूज करने वाले थे ना पैसा, तुमने यूज किया अनप्रोडक्टिव पर्पज में, उड़ा दिया, दोस्तों को पार्टी दी, आज भाई आज चल वहां चल रहे, नालायक जैसे बोलते केशव पे चल रहे, कोई कह रहा जी हवेली पे चल रही, कोई कह रहा वो उधर देवराना में चल रहे हैं, कोई कह रहा है कोई कोई कुछ कुछ कह रहा है ऐसा। क्या बोल रहे हो? बेटा ये जो, नहीं कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी कॉल है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ चैन वैन काट के जाना। इधर देख लो, चलो कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने कुछ बोला? तुमने कुछ सुना? नहीं। सुनो सुनो, अब वो सुनो, आपको ना एक पेपर में देगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट वो नहीं लेने का आपको, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है वो हम ऐसा मान के चलेंगे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं होता, वो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। तो इसीलिए जानबूझ करके यहाँ पे मैंने पॉइंट डाला है, ताकि यहाँ पे मतलब बताता भी तो जानबूझ के रुक के बता रहा हूं कि इंटरेस्ट केवल वही वाला लेना है आपको जो आपने पैसा किस में यूज किया? प्रोडक्टिव पर्पस में यूज किया है। बात समझ में आ रही है? जो आपने अनप्रोडक्टिव पर्पस में यूज किया उसका ब्याज नहीं लेने का। ठीक है ना? आगे सुनो, इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड, अब उसने चल के बोल भी दिया खुद ही, इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट, जो इंटरेस्ट किसने पे किया है? गवर्नमेंट ने पे किया है पब्लिक डेट पे, मैं बता ही चुका हूं आपको। एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर, या जो किसने पे किया है? इंटरेस्ट कंज्यूमर। अरे अभी तो बताया ना, एग्जांपल देना, तुमने इधर जाके देवराना में पैसा उड़ा दिया उधर, है ना, या बाकी जो भी तुम बोल रहे हो। एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं लिया आपने,
कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लिया था, उसमें पैसा उड़ाते तो उसका ब्याज नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज ये एक फर्म का क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट बनेगा। एक फर्म का क्या है, खर्चा है। अगर तुम दोनों की फर्म का क्या ले लोगे, इंटरेस्ट ले लोगे, तो क्या बनेगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। केवल इंटरेस्ट रिसीव की बात कर रहे हैं, समझना, इंटरेस्ट पेड की नहीं बात कर रहे। कभी सोचो इंटरेस्ट पेड भी ले लो और रिसीव भी ले लो, भाई एक का तो खर्चा है ना, हमें तो केवल इनकम काउंट करनी है। तो इसलिए ये चीज बताई जा रही है आपको। यहाँ पे 3 हेडिंग हो गई हमारी कंप्लीट। पहला क्या, कोई के 3 बच्चे, ठीक है ना। कैश, काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। रिम्बर्समेंट ध्यान रखना है, नेसेसरी फैसिलिटीज ध्यान रखनी है, दोनों नहीं लेने का है। थर्ड पार्टी का नहीं लेने का है, ठीक है ना। और किसका नहीं लेने का है, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं लेने का है, बिकॉज वो ऑलरेडी आ चुका है। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा, रेंट एक्चुअल भी लेना है और इम्प्यूटेड भी लेना है, ठीक है ना। रॉयल्टी के बारे में, इम्प्यूटेड के बारे में कुछ नहीं बताया, केवल वो एक्चुअल ही आएगी। फिर हम यहाँ पे लिया इंटरेस्ट एक्चुअल भी लेना है और इम्प्यूटेड भी लेना है। बस ध्यान रहे वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होना चाहिए, कंजप्शन पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। ना ही आप इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट लेंगे, ठीक है ना। और एक फर्म ने अगर दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी नहीं लेंगे आप, क्योंकि हम उसे बस एक ही बार काउंट करेंगे। जिसने पे किया उसका तो वो क्या है, खर्चा है। बस कल बात करेंगे बच्चों किसकी, प्रॉफिट की और मिक्स्ड इनकम की। और उसके बाद इसकी कल ही हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल चालू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है जी।